Good afternoon, everyone. We we welcome you all to this platform, The Companion. The history of social justice in India is very long and rich, and to the central is the reservation policies. In reservation policies, there are and this reservation is perhaps more controversial when there is a policy change or there is a judgment intervention, judicial intervention in it. So recently there is a judicial intervention in this. The Supreme Court have passed a judgment on subcategorization of ST/SC reservations, which started again another discussion on the whole idea of reservation, representation, and social upliftment and social justice. To discuss this in detail, we today have Rahul Sompale with us, the founder of All India Independence Scheduled Caste Association. We welcome you, sir. Jai Bhim. Jai Bhim, thank you very much for having me. Thank you for giving your time. So, sir, to start with, we will try to get an overview of the judgment, and in including this, we also want you to tell us about the petition itself. What was the petition which was filed in the Supreme Court, and what the judgment, key points of the judgment, and a historical context of this subcategorization, बिकॉज सोशल मीडिया में एक बात ये भी चल रही है कि कोई ब्राह्मण तो नहीं गया था इस पिटीशन को लेके, तो इस हिसाब से आप इसको कैसे देखते हैं और इसका हिस्टोरिकली क्या कॉन्टेक्स्ट रहा है इस पूरी डिबेट का, हम ये आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये जब बात इसका एक हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग की है तो हमें ये पता है कि ये जो जजमेंट है ये भलाई किसी अपकाश के तरफ से पिटीशन नहीं डाली गई थी जैसे कि लोग कहते हैं, लेकिन ये जो पूरा नैरेटिव है कि रिजर्वेशन जो है वो केवल और केवल कुछ चुनिंदा लोगों को मिलता है, या उसमें जो शेड्यूल कास्ट में जो मोबाइल्ड कास्ट है या जो इंडिविजुअल्स है वो रिजर्वेशन का फायदा उठाते, ये डिस्कोर्स जो है ये डिस्कोर्स हमेशा रिजर्वेशन के शुरुआती दौर से ही इस देश के ब्राह्मण अपर कास्ट ने ये डिस्कोर्स को आगे बढ़ाया। और ये डिस्कोर्स पब्लिक डिस्कोर्स का पार्ट तो बना ही, लेकिन जो एकेडमिक डिस्कोर्स है उसका भी ये पार्ट बना। लेकिन इस डिस्कोर्स में एक बात जो हम लोग बार बार भूल जाते हैं, एक नदारत है, वो ये है कि जिसको आप रिजर्वेशन कह रहे हो वो उसकी उत्पत्ति भारत में किस तरीके से हुई, खास करके अगर हम उसको एक इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं जहां पर भारत में अलग अलग विविध जो वर्ग है, खास करके रिलीजन है और कास्ट है, इनका एक तरीके से जो समझौता है भारत स्टेट के साथ में विद इंडियन स्टेट, तो उस परिप्रेक्ष्य में यदि देखते हैं तो वो ज्यादा क्लियर हमें नजर में आता है। तो पहले मैं उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाना चाहूंगा और फिर हम लोग इस पर्टिकुलर जजमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। जरूर तो जरूर। हमें ये पता है कि अगर आप जैसे आरक्षण की जो एक आरक्षण का जो इतिहास है, जैसे हमें पता है कि वो भारत में अगर देखा जाए तो छत्रपति शाहू महाराज ने पहली बार कोल्हापुर स्टेट में उसको नॉन ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए इंट्रोड्यूस किया। लेकिन जो वहां, तो वो जो कॉन्टेक्स्ट था उसका वाला, उसको हम समझ सकते हैं कि एक एक स्टेट में एक किंगली प्रिंसली स्टेट में एक राजा जो है उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जब बाबा साहब इस आरक्षण की इस भूमिका को जब संविधान में लाते हैं, जब संविधान में इसको इंक्लूड करते हैं, तो उसका एक हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। वो कॉन्टेक्स्ट क्या था, हम देखते हैं कि बाबा साहब चाहे साउथ ब्यूरो कमेटी हो, चाहे उसके बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनका जाना हो, वो बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि यदि उस समय में जैसे हम देखते हैं कि मुस्लिम्स को मुस्लिम लीग के द्वारा एक एज अ रिलीजियस माइनॉरिटी के तौर पे सेपरेट इलेक्टोरेट प्रदान किया गया था। बाबा साहब ये कह रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में खास करके कि शेड्यूल कास्ट जो इस देश का है, जिनको आप अछूत मानते हो, वो हिंदुज्म का पार्ट नहीं है। ना हिंदुज्म उन्हें अपना पार्ट मानता है, ना उनकी प्रैक्टिसेस जो सो कॉल्ड लार्जली मेजोरिटी ऑफ हिंदू है उनसे मिलती जुलती है। इसीलिए अनटचेबल्स को
एक सेपरेट इलेक्टोरेट देना बहुत जरूरी है, जिस तरीके से आपने मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई किया एज अ पॉलिटिकल माइनॉरिटी, और उस पॉलिटिकल माइनॉरिटी के तर्ज पे आपको शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन देना, सॉरी सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए। और जो मॉडर्न स्टेट की संकल्पना है, उस वक्त जब जब भारत देश जब अंग्रेज इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि अभी भारत एक आजाद देश होगा, उस दौर में फिर क्या होगा कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो अलग अलग कम्युनिटीज के राइट जो है वो किस तरीके से सेफगार्ड किए जाएंगे। इस तर्ज पे जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसी दौर पे बाबा साहब ये बात को कह रहे हैं कि हमें जो है आजाद भारत देश में, या जो है जो मॉडर्न स्टेट में हमारा जो रिलेशनशिप है इंडियन स्टेट के साथ में, वो क्या होगा। क्या हम जो मेजोरिटी हिंदू है उनके मॉरलिटी के ऊपर हम जो है जिंदा रहेंगे, कि अगर उनको अच्छा वो चेंज हुए तो हमारी स्थिति में बदलाव आएगा? नहीं, किसी भी मॉडर्न स्टेट के साथ में उस समाज के, खास करके माइनॉरिटी और दबे कुचले समाज का जो रिलेशनशिप होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर होता है। और बाकी भी जो अन्य कम्युनिटी होती है, जो रूलिंग कम्युनिटीज होती है, वो तो सत्ता में राज करती है। लेकिन जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, माइनॉरिटीज है, उनका मॉडर्न स्टेट के साथ में क्या रिलेशनशिप होगा किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में, ये सबसे बड़ा सवाल बाबा साहब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और उसके पहले भी उपस्थित करते हैं। और उसी के तर्ज पे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट भी वो पा लेते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिसका विरोध गांधी करते हैं, जिसके बाद में पूना पैक्ट होता है। ये मैं मोटा मोटी आपको जो है हिस्ट्री बता रहा हूँ। और पूना पैक्ट जब होता है, बाबा साहब बड़े हताश होके उस पूना पैक्ट के को साइन करते हैं, हम सबको पता है। और वहां पे एक फिर समझौता होता है कांग्रेस और गांधी के साथ में। बाबा साहब एक समझौता करते हैं कि आने वाले समय में जो हमारा निगोशिएशन है इंडियन स्टेट के साथ में, या भारत में, भारत एज अ नेशन में अगर आप कहते हो, वो ये होगा, पुना पैक्ट में ये किया गया है कि आपको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको रिजर्व सीट्स मिलेगी, जिसमें जो है आपके जो नुमाइंदे जो है वो लेजिस्लेचर में जाएंगे, वो पार्लियामेंट में जाएंगे और आपके कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ आपको जो है सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में एक तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ये समझौता था। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि ये जो समझौता है, ये समझौता एक पॉलिटिकल निगोशिएशन का पार्ट है। ये कोई वेलफेयर पॉलिसी नहीं है। यदि कोई एक समाज कमजोर है, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो या सामाजिक दृष्टिकोण से हो, तो उसके लिए वेलफेयर पॉलिसीज बनाई जाती है, जो हर सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनको अपलिफ्ट करने के लिए वो वेलफेयर पॉलिसी बनाए। लेकिन रिजर्वेशन जो है, जो खास करके बाबा साहब जो संविधान में, या संविधान के पहले जो पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट के पहले जिस जिस तर्ज पे वो बात कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट की, वो इस तर्ज पे कर रहे हैं कि हम लोग वी आर वी आर अ पॉलिटिकल माइनॉरिटी। Scheduled caste is a political minority in this country, and therefore political minority should have its separate right and should have a separate contract with the Indian state. तो ये इसीलिए आरक्षण का जो मसला है वो वेलफेयर का मसला नहीं है, वो मसला है पॉलिटिकल निगोशिएशन का, कि आपका और हमारा पॉलिटिकल निगोशिएशन क्या है। और उसी इसीलिए जब इस पिटिशन को जब दायर किया गया, तो लोग इस बात को भूल रहे हैं कि यदि रिजर्वेशन केवल वेलफेयर पॉलिसी का मसला होता, अगर रिजर्वेशन केवल वेलफेयर पॉलिसी का मसला होता, तो फिर जो है हम लोग इस बात को मान सकते थे कि जो है रिजर्वेशन को जो है आप डिवाइड कर सकते हो। लेकिन क्योंकि रिजर्वेशन उस चीज का प्रोडक्ट है जहां पर बाबा साहब अलग अलग अछूत जातियों, जिनको अछूत कहा जाता था, उनको एक साथ लाके शेड्यूल कास्ट एज अ क्लास कैटेगरी, क्लास में उस मार्क्सिस्ट सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, बट एक ऐसी बड़ी कैटेगरी जो जो अपने हकों को मॉडर्न स्टेट के साथ जो निगोशिएशन में जाएगी। तो इसीलिए जब उस कैटेगरी को आप डिवाइड कर लेते हो, तो उसका जो औचित्य है, उसका जो इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है ऑफ हैविंग शेड्यूल कास्ट एज अ होमोजेनियस कैटेगरी, एंड देन यू गो फॉर द निगोशिएशन विद द मॉडर्न स्टेट, वो एक तरीके से खत्म हो जाता है, उसका औचित्य एक तरीके से खत्म हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि यदि ये वेलफेयर का में अगर मसला होता, अगर यदि ये वेलफेयर का मसला होता, तो इसमें कोई गुरेज नहीं था, कोई बुराई नहीं थी कि आप शेड्यूल कास्ट के अंदर डिवीजन करो। और मैं इस चीज को भी मानता हूं कि जो ये जजमेंट आया हुआ है, और जिन लोग जैसे आपने कहा कि पिटिशन जो है वो किसी अपर कास्ट के से नहीं
आई हुई है, किसी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आई हुई है, और जिनको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साइट किया गया, तो वो जजमेंट, ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है, जो कि मेरे ख्याल से अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, क्योंकि ये जो अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट में तो हमारे चुने हुए लोग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है इस देश का, वो ज्यादातर हमको पता है कि एक अपकास्ट लॉबी है, जिसमें एक शेड्यूल कास्ट को या एक शेड्यूल ट्राइब को लाके जजमेंट को एक तरीके से और क्राफ्ट किया जाता है, बनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप में मोर देन द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ जस्टिस, इट इज ऑल्सो द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पॉलिटिक्स। For instance, when it comes to EWS, Supreme Court takes all the जो उनके EWS के खिलाफ के जो आर्गुमेंट है, उसको सुप्रीम कोर्ट को ही भी एविडेंस ना देके सही मानता है। और जब जैसे आप देखते हैं कि जब भी रिजर्वेशन की बात है, जैसे मराठा आरक्षण की जब बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मराठा कम्युनिटी सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इसके वाले आपके पास कोई एविडेंसेस नहीं है, और क्योंकि इन द अब्सेंस ऑफ एनी कॉन्क्रीट एविडेंस हम मराठा को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि आज के इस प्रेजेंट जजमेंट में जो जो जजमेंट अभी आया हुआ है, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के पास क्या एविडेंस थे, क्या उनके पास जो है रिपोर्ट्स थी, क्या डेटा उन्होंने साइट किया, जिसके तर्ज पे उन्होंने ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो आइडेंटिफाई करे कि कौन उनके स्टेट में सबसे मार्जिनलाइज है और वो रिजर्वेशन को डिवाइड करे। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट को हमें लगता है ये पूछना चाहिए था कि जब 1970 के दशक में पंजाब में इस तरह के डिवाइड को लाया गया और एक लंबे समय तक डिवाइड करके रिजर्वेशन को रखा गया, हम ये पूछना चाहते हैं, पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछना चाहिए था कि इतने लंबे दौर जब गुजर गया, तो आप मुझे बताइए कि जिन कम्युनिटी का आधार लेके, खास करके मजहबी और वाल्मीकि कम्युनिटी का आधार लेके आपने इस आरक्षण को बांटा, तो हमें बताइए कि मजहबी और वाल्मीकि कम्युनिटी का कितना प्रोग्रेस हुआ है, आपने उनका कितना प्रोग्रेस किया है। लेकिन डेटा ये कहता है पंजाब के केस में कि वाल्मीकि अभी भी एजुकेशनली वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी। तो फिर उस सब क्लासिफिकेशन का क्या हुआ? कोई आपके पास अगर ऐसा है, तो आप हमें एक एक्सपेरिमेंट जब आपने किया, तो उसका हमको आप एविडेंस दीजिए कि उस एक्सपेरिमेंट का क्या हुआ, क्या वो एक्सपेरिमेंट सही साबित हुआ। उसी तरीके से बिहार के अंदर जब रामविलास पासवान एक इंडिपेंडेंट दलित पॉलिटिक्स अपने बढ़ा रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए, उसका प्रभाव खत्म करने के लिए बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार सरकार ने दलित और महादलित इन दो कैटेगरी को लाया, जहां पर पासवानों को एक कॉर्नर कर दिया और बाकी जो शेड्यूल कास्ट है उनको महादलित कैटेगरी में लाया गया। हमें ये पूछना चाहिए कि क्या हुआ उन महादलित कम्युनिटी का, खास करके मुसार कम्युनिटी का, जिनके नाम पर आपने डिवाइड किया था, उनका एजुकेशनल इकोनॉमिकल वेलफेयर हुआ कि नहीं हुआ? डेटा तो ये नहीं कहता है बिहार का डेटा अभी भी ये कहता है कि मुसार जो है वो बहुत ही बुरी हालत में। तो केवल और केवल ये जो सब क्लासिफिकेशन का मसला जो है, ये जैसे मैंने कहा कि वो जो होमोजीनियस शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है उसको ब्रेक डाउन करके इसकी राजनीति को खत्म करना है, शेड्यूल कास्ट की इंडिपेंडेंट राजनीति को खत्म करना है, जो पंजाब सबसे बड़ा उदाहरण है और बिहार उसके बाद में सबसे बड़ा उदाहरण है। क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट को मिला है वो अपने इंडिपेंडेंट राजनीति करने से मिला हुआ है, चाहे वो राजनीति कभी उभरी हो चाहे वो खत्म हुई हो। लेकिन जब शेड्यूल कास्ट एज होमोजेनियस कैटेगरी टिकी रहती है, तो इस बात की आशंका और इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो बनी रहती है कि शेड्यूल कास्ट अपनी राजनीति को इंडिपेंडेंटली कर सकता है विदाउट रिलाइंग ऑन दी अपर कास्ट लेड पॉलिटिकल पार्टीज, whether it's a Congress, whether it's BJP, or whether it's other so-called secular or liberal left political parties। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि अगर ये वेलफेयर का मसला होता, तो जहां सब कैटेगराइजेशन हुआ है वहां पे वेलफेयर नहीं हुआ है। और इसी ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये भूमिका ली थी कि ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में नहीं आता है कि हम उसको सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये अधिकार राष्ट्रपति और पार्लियामेंट के पास है। सुप्रीम कोर्ट इसको और इसके खिलाफ जाता है और सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देता है। मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे रहा है, तो फिर देश के पार्लियामेंट का कोई जो है हमारे खास करके शेड्यूल कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में फिर क्या इंपॉर्टेंस है? हम अपने चुने हुए जो लोग जो हमारे जा रहे हैं रिजर्व सीट से, फिर उनका क्या इंपॉर्टेंस है? क्या उनको पूछा गया? क्या कोई कमेटी बनी? क्या उन्होंने इसके ऊपर कोई टिप्पणी की? अगर सुप्रीम कोर्ट को ये आजादी है कि वो शेड्यूल कास्ट के अंदर सब डिवीजन करने की बात को अलाउ करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को हम ये भी पूछना चाहते हैं कि आपके पास क्या एविडेंसेस थे, किस तर्ज पे आपने इस जजमेंट को दिया? क्या आपने स्टेट को ये पूछा कि आप पहले अपना एक डेटा कलेक्ट कीजिए,
फिर हमारे पास आइए। और जब हम इस बात से सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ ये बात सच है जो आप कह रहे हैं, तब हम आपको अलाउ करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। उसी तर्ज पे जब ईडब्ल्यूएस की बात आई, जब पूछा गया कि ईडब्ल्यूएस में भी आप हमें बताइए कि क्या एविडेंसेस आपके पास है कि इस देश में कौन सी अपर कास्ट जातियां है जो इकोनॉमिकली पिछड़ी है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर भी कुछ नहीं बोल पाया। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर भी कोई एविडेंस नहीं दे पाया। तो जब अपर कास्ट की बात आती है तब आप डेटा नहीं मांगते हो, जब और उसको आप अलाउ कर देते हो। तो जो भी जो जो हम देखा है इस देश में, जो जुडिशरी का जो एक बर्ताव रहा हुआ है दलित राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में या दलित कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में, वो हमेशा से एक अपकास्ट नजरिया रहा हुआ है, एक ब्राह्मीण अपरकास्ट नजरिया रहा हुआ है। और ये जजमेंट दिस रिफ्लेक्ट्स द कंप्लीट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड द अपकास्ट एंग्जाइटी। क्योंकि इसमें कोई भी एविडेंस की बात नहीं कही गई है, ये कोई इसमें कोई भी कॉन्क्रीट चीज जो है वो ये जो जजमेंट है ये नहीं कहता है। ये केवल और केवल एक दिस इज सिंपली रिजल्ट ऑफ अ अपकास्ट हेट्रेड अगेंस्ट रिजर्वेशन एंड शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। और खास करके मुझे लगता है कि ये उस इस कॉन्स्पिरेसी का भी परिणाम है, अपर कास्ट कॉन्स्पिरेसी का, जो इस चीज को हमेशा से परेशान है कि दलित राजनीति का जो इंडिपेंडेंट अस्तित्व है वो किस तरीके से खत्म किया जाए। और उसकी ये बुनियाद है। मैं बस आखिरी बात करके अपने आपके पहले सवाल का जवाब खत्म करना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब कैटेगराइजेशन जो है, जैसे मैंने कहा कि तब ज्यादा, अगर उसको आप वेलफेयर के नजर से भी देखते हैं, तब ज्यादा कारगर होगा जब कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस बात की सुनिश्चित 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 करे इस बात को कि जिन कैटेगरी को आप मोस्ट बैकवर्ड अमंग शेड्यूल कास्ट मान रहे हो, उन कम्युनिटीज के लिए आप डायरेक्ट पॉलिसीज बनाते हो, डायरेक्ट इंटरवेंशन, टारगेटेड अप्रोच बनाते हो। क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो, जैसे मैंने कहा, वेलफेयर नहीं है। यू सो अगर वो वेलफेयर नहीं है तो क्या है? यू हैव टू अवेल रिजर्वेशन। और आप रिजर्वेशन कब अवेल करते हो? जब आप एक अच्छी शिक्षा पूरी करके आप चाहे यूनिवर्सिटी में जाते हो, चाहे आप जॉब्स में जाते हो। अभी जैसे मैंने कहा कि अगर मैं वाल्मीकि कम्युनिटी का उदाहरण दूं, चाहे वो साउदर्न स्टेट हो, तमिलनाडु हो या कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, साथ ही साथ नॉर्थ इंडियन स्टेट हो, अगर वाल्मीकि कम्युनिटी का उदाहरण देके इस जजमेंट को बार बार जस्टिफाई किया जा रहा है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी डायरेक्ट इंटरवेंशन पॉलिसी है जहां पे कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस बात को साबित कर सके कि वो वाल्मीकि कम्युनिटी का जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको अपलिफ्ट करती है, साथ ही साथ उनका एजुकेशनल स्टेटस अपलिफ्ट करती है। आज के इस तारीख में जहां पर हम देखते हैं कि वाल्मीकि कम्युनिटी अक्रॉस द रीजन, हम ये देखते हैं कि उनका एक बड़ा तादाद जो है वो स्कूली शिक्षा से बाहर है। तो जब वो स्कूली शिक्षा से बाहर है, तो वो रिजर्वेशन अगर उनको मिलता भी है अलग से, तो उसको अवेल कैसे करेगा? तो उसको आपको अगर अवेल करवाना है रिजर्वेशन, तो सबसे पहले उनके वे जो बेसिक फैसिलिटीज है ये उनके पास होनी चाहिए, एक इंटरवेंशन होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज रिजर्वेशन को जब अवेल नहीं कर पाएंगे थे तो वो सीटें जो है वो, उसको ये लोग बोलेंगे कि ये तो भरी नहीं गई। अब जब ये सीटें भरी नहीं गई है तो हम उन सीटों को कन्वर्ट करेंगे जनरल कैटेगरी में। ऐसा हुआ है इसके पहले, और वो जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट करके फिर वो सीटें अपर कास्ट को दी जाएगी। तो इस पूरे जजमेंट में एक बात ये भी होनी चाहिए थी कि अगर आप जब कोई भी सब कैटेगराइज करके अगर कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का व्यक्ति अगर आप नॉट फाउंड सुटेबल कह रहे हो, उस सीट को आप जनरल इसमें कन्वर्ट नहीं करोगे। आप दूसरा शेड्यूल कास्ट कोई कम्युनिटी जो, जिसको आप ए बी जो भी बोल रहे हो, वहां से आप एक सुटेबल कैंडिडेट फाइंड आउट करके वो सीट को आप भरोगे। लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं कहता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है, if it was at all about to give justice to the poorest of poor among scheduled caste, then they should have also taken into consideration all these measures. Rather, Supreme Court, as I said, is reflecting nothing but the upper caste hatred and the contempt for the scheduled caste community. तो ये मेरा आपके पहले सवाल का जवाब रहेगा। थैंक यू जी, काफी डिटेल में आपने जवाब दिया, शुक्रिया। इसमें दो चीजें हम और क्लियरिटी से, वैसे बात आ गई है लेकिन और इसी में और क्लियरिटी चाहेंगे। दो चीजों में, एक तो जो आपने कहा होमोजेनिटी को जो खत्म करने की बात शेड्यूल कास्ट में, तो इसमें जो सब कैटेगराइजेशन है वो तो एक लार्जर कैटेगरी, जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी उसी के अंदर हो रहा है। तो कैसे वो होमोजेनिटी खत्म हो रही है, इस पे थोड़ा सा आप बोले। और दूसरी टेक्स चलती है नॉट फाउंड सुटेबल की, खास करके उसमें अकेडमिया में भी, और उसके बाद जब आप जो आपने बोला रिजर्वेशन अवेल करने की जो बात है, तो इसमें जो नॉन फाउंड सुटेबल
इससे कितना नुकसान शेड्यूल कास्ट को या इन जनरल रिजर्वेशन पॉलिसीज में नॉट फाउंड सुटेबल की जो एक वो है एलेबोरेट करके बता, इन दो चीजों को हम समझ। ये होमोजेनिटी का जो मसला है, तो हमको ये पता है कि जाति जो सिस्टम है वो ग्रेडेड इनइक्वलिटी का सिस्टम है। और शेड्यूल कास्ट में भी अपने भीतर जो है अलग अलग जातियां हैं, उनमें भी एक तरीके से कुछ जाति के पास, लेकिन शेड्यूल कास्ट के भीतर ऐसी कोई भी जाति हमको नहीं दिखती है जो बहुत ज्यादा प्रबल हो, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्ट। उनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो एक फर्स्ट जनरेशन के लोग जो जिनको कुछ मिला आरक्षण से और वो आगे बढ़े, उनका नंबर भी बहुत कम है, क्योंकि भारत सरकार ने जब से इस देश में आरक्षण लागू हुआ है, कभी भी आरक्षण जो घोषित किया गया था या जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट है, वो कभी कोई सरकार ने उसको भरा नहीं। ना ही शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत कोई क्रांतिकारी कदम कोई भी राज्य सरकारों ने उठाए है। और इसीलिए हम देखते हैं कि पूरे भारत में शेड्यूल कास्ट की अलग अलग कम्युनिटी और पूरा शेड्यूल कास्ट का एक समाज देखा जाए तो आज भी वो आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। ये जो होमोजेनिटी का मसला है, जैसे मैंने कहा कि उनमें भी डिफरेंसेस है, और यही डिफरेंसेस जो है बाबा साहब चाहते थे कि ये कम हो और शेड्यूल कास्ट एक एज अ पॉलिटिकल होमोजेनियस कैटेगरी उभरे। तो स्ट्रगल ये था, स्ट्रगल ये नहीं था कि इनके भीतर डिवाइड हो, स्ट्रगल ये था कि इनको आपस में जोड़ के कैसे एक शेड्यूल कास्ट एज अ वेरी वाइब्रेंट, वेरी बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल कैटेगरी बने शेड्यूल कास्ट, जो निगोशिएशन में जा सके इंडियन स्टेट के साथ में। तो अभी ये होगा जैसे पंजाब में हुआ कि जब आप शेड्यूल को, जैसे बिहार में हुआ, जब आप शेड्यूल कास्ट को डिवाइड करते हो, तो आप डिवाइड करने के बाद में स्टेट तो कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा है कि ये जो सीटें हम इनको भरेंगे आपके लिए। डिवाइड कर जो पंजाब में हुआ, पंजाब में ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि के नाम पे इन्होंने डिवाइड तो किया लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं दिया। अगर आप देखें तो उनका नंबर, जैसे मैंने कहा, एजुकेशन में और जॉब्स में बहुत कम है, तो आपने दिया नहीं। या उन, और आप तभी दे सकते हो जब कोई रेडिकल मेजर आप उनके लिए करते हो, फॉर इंस्टेंस डायरेक्ट कैश ट्रांसफर इन दो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी जो बहुत ही इकोनॉमिकली वीक है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लैंडलेस लेबरर्स, राइट। जो दलित लैंडलेस लेबर, पंजाब में सबसे ज्यादा लैंडलेसनेस, वन ऑफ द स्टेट है पंजाब जहाँ पे सबसे ज्यादा लैंडलेसनेस दलितों में, राइट। तो ये जो सारे मसले हैं, इनको इनको जब इन्होंने साइडलाइन किया और डिवाइड और रूल की राजनीति करके कुछ जातियों को अपने पक्ष में, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कभी अकालियों ने, कभी कांग्रेस ने पंजाब में, और बिहार में नीतीश कुमार ने उसको डिवाइड करके जो है अपने पास रखा, लेकिन कोई ये नहीं उसका कोई फायदा हुआ नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब शेड्यूल कास्ट डिवाइड होगा, जब वो होमोजिनिटी, अभी इतने साल से आफ्टर बाबा साहेब भला ही दलित राजनीति उभरी और खत्म भी हुई, और हो सकता है कि भविष्य में उभरे, लेकिन ये जो उभरने का जो चांसेस है खत्म हो जाता है जब आप उनके बीच में डिवाइड करते हो। खास करके अगर आप, जैसे बिहार और पंजाब के मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूँ जहां पर लागू किया गया, आप वहां पे देखते हो कि एक इंडिपेंडेंट दलित राजनीति को एक तरीके से खत्म कर दिया है। अगर इंडिपेंडेंट दलित राजनीति होती है तो ये जो सवाल है विद इन द डिफरेंसेस का जो सवाल है विद इन शेड्यूल कास्ट, ये ज्यादा रेडिकलाइज हो सकता है। ये जो बाकी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, जिन जो लोग कह रहे हैं कि पीछे रह गई है, इनका ज्यादा भला शेड्यूल कास्ट की अपनी इंडिपेंडेंट राजनीति करने में ज्यादा भला है, ना कि अलग थलग जाके। क्योंकि जब अलग थलग जाएगी तो जो पंजाब में हुआ मजहबी और वाल्मीकि के साथ में, वही, और या बिहार में मुसार कम्युनिटी के साथ हुआ, वही होगा। अगर एक लंबे समय तक हमारा ये डिस्कोर्स चला हुआ है आफ्टर बाबा साहेब, देर इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्कोर्स एंड जर्नी एंड एक्टिविज्म टू यूनाइट डिफरेंट शेड्यूल कास्ट, राइट, इन द नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म। और अम्बेडकरिज्म अपने आप में होलसम आइडियोलॉजी बन जाती है, जहां पर सबसे पहले जो शेड्यूल कास्ट के अलग अलग कम्युनिटीज है वो किस तरीके से एक अपना एक होमोजेनियस आइडेंटिटी बनाए, राइट, एक एक होमोजेनियस पहचान बनाए। इसके तौर पे ज्यादा हम देखते हैं कि वो बहुत लंबे, चाहे वो दलित पैंथर हो, चाहे उसके बाद पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से फिर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, चाहे वो दलित पैंथर हो, फिर दलित पैंथर के बाद में वाम से बीएसपी, जितने भी ये आंदोलन शेड्यूल कास्ट के द्वारा चलाए गए आंदोलन है, इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने हमेशा से यूनिटी की बात की। चाहे वामसेफ का जो जिससे बीएसपी बनी और बीएसपी बाद में सरकार में आती है, उन्होंने बहुजन समाज कैसे बने, जो दबा कुचला पूरा समाज है, ना केवल शेड्यूल कास्ट लेकिन जो ओबीसी भी और मुस्लिम्स है, ये कैसे एक साथ आके एक पॉलिटिकल मेजोरिटी को का एक हिस्सा बने और सत्ता में आए, इसकी बात कही उन्होंने तो ये जो पूरा डिस्कोर्स है, ये डिस्कोर्स एक तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर ये होगा कि एक छोटी सी जात, एक कोई अपर कास्ट जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ चिपक के अपने अस्तित्व की तलाश में रहेगा, और वो हमेशा से निर्भर रहेगा उन पार्टियों के ऊपर, उन नेताओं के ऊपर जो अपकास्ट है, जो
उनके साथ में एक तरीके से छलावा करेगा, जो बिहार में छलावा किया गया, जो पंजाब में छलावा किया गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये अगर वेलफेयर की बात है तो शेड्यूल कास्ट, अभी जैसे बजट आया, बजट में हमने देखा कर्नाटक में कांग्रेस ने शेड्यूल कास्ट का बजट जो है किस तरीके से एससी जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान है किस तरीके से उसकी धज्जियां उड़ा दी है। हमने देखा है कि अभी जो बजट आया हुआ उसमें किस तरीके से वाल्मीकि कम्युनिटी जो स्कैवेंजिंग है उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो खत्म करने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं। तो एक तौर पे अलग अलग राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें और इस देश के जो सो कॉल्ड मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस है इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी एंड जुडिशरी, एक तौर पे आप उनको कुछ भी रेडिकल उनके लिए करना नहीं चाहते हो, उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं करना चाहते हो, लेकिन दूसरे तौर पे जो रिजर्वेशन है, जिस रिजर्वेशन के आधार पर इस देश के शेड्यूल कास्ट ने अपनी पहली जनरेशन ने अपने आप को खड़ा किया, अपनी राजनीति को खड़ा किया, वो राजनीति को खत्म करने के लिए लेकिन आप उसको डिवाइड करना चाहते हो। और जैसे मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, पंजाब और बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पर पंजाब में सबसे बड़ा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन होने के बावजूद भी आज भी शेड्यूल कास्ट का कोई एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट अस्तित्व राजनीतिक लेवल पे नहीं है, जो कि होना चाहिए था। पंजाब में जो वहां का सीएम है वो शेड्यूल कास्ट होना चाहिए था अब तक, और अपनी अपनी खुद की पार्टी के नाम पर होना चाहिए था, भला ही हो सकता है कोई और पार्टी ना हो, पंजाब की ही शेड्यूल कास्ट लेड पॉलिटिकल पार्टीज होती जो अपने अलग अलग शेड्यूल कास्ट धड़ों को जो है उनका हिस्सा देती, सुनिश्चित करती। लेकिन वो जो पॉसिबिलिटी थी कि जहां पर शेड्यूल कास्ट इकट्ठा आके अपनी राजनीति करे और अपने भीतर किस तरीके से अपने भीतर जो है जो अलग अलग डिफरेंसेस है उसको जानते हुए, उसको समझते हुए, अपने डिफरेंसेस को जानते हुए कैसे वेलफेयर करे अपने अलग अलग कम्युनिटी का, कैसे उनका भला करे, ये राजनीति अगर होती ज्यादा भला होता। लेकिन उस राजनीति को जन्म, अगर वो जन्म, उसका जन्म हो रहा है पंजाब में, तो उसको कैसे खत्म किया जाए, ये वहां के जो जाट लेड अकाली दल है और जाट लेड और अपर कास्ट लेड जो वहां का कांग्रेस है उसने ये किया कि उसको डिवाइड किया। और वही तर्ज पे आज भारतीय जनता पार्टी आज महाराष्ट्र में राजनीति करना चाह रही है। और आई ऑल्सो बिलीव दिस इज अ पनिशमेंट फॉर दोज शेड्यूल कास्ट आम्बेडकराइट कम्युनिटीज हु स्टूड अगेंस्ट बीजेपी इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन, that they said कि we will not support your casteist communal agenda and we will either go with the opposition। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने खुद के पॉलिटिकल पार्टीज को, उनको लगा कि जीत नहीं सकती है तो हमारा जो वोट है हम उस पार्टी को देंगे जो बीजेपी के खिलाफ है, तो उन्होंने वो किया। मेरे ख्याल से एक तरह का पनिशमेंट भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कंप्लीटली इन्वॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज वेरी मच पॉलिटिकल बॉडी जहां पे इस देश का अपर कास्ट ब्राह्मण बैठता है और इस देश के बहुजनों के भविष्य को तय करता है। और हमेशा से जब आरक्षण की बात आई है, चाहे सुप्रीम कोर्ट को बैकलॉग नहीं दिखता है, इतना सारा बैकलॉग जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेटा दे रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, आपकी जुडिशरी में, आपके मीडिया में, हर जगह पे केवल और केवल अपर कास्ट, ब्राह्मण, बनिया और बाकी अपर कास्ट का कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिखता है। इतने सारे रिसर्च, इतने सारा डेटा अवेलेबल है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये बोला है कि इन इंस्टीट्यूशन के अंदर, इवन अभी जैसे रिजर्वेशन की बात है, तो रिजर्वेशन का जो पूरा टोटल अगर आप जॉब्स अगर देखते हो, अभी के फिलहाल में SC ST का जो है 3% लोग केवल केवल सरकारी नौकरी, और भी बड़ी पोजीशन पे नहीं, छोटे छोटे पोजीशन पे। और जो एक बड़ा सेक्शन जो है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट है, चाहे वो गाँव में लैंडलेस लेबर हो, चाहे वो शहरों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला चीप लेबर हो, इस देश की इकोनॉमी के लिए। क्या सुप्रीम कोर्ट या इस देश की सरकारों ने कोई रेडिकल मेजर उनके अपलिफ्टमेंट के लिए किया है? कोई नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट हैज नेवर बीन इन फेवर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अभी हम जो देखते हैं कि रिजर्वेशन को प्राइवेटाइज करने के बाद में रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया है। रिजर्वेशन अभी जो है 2 से 3% तक ही रह गया रिजर्व जॉब्स, और उसमें भी आपने ईडब्ल्यूएस लाके जो मैंडेटरी, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन था उसको एक तरीके से हैम्पर करके उसको खत्म कर दिया है। तो शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का और ओबीसी का रिजर्वेशन अभी अगर आप उसको बहुत बारीकी से आंकड़ों को देखते हैं तो वो 2% से भी कम रह गया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट या इस देश के अलग अलग सरकारें जो है क्या इस बात को मानेगी और ये कहेगी कि जिन कम्युनिटी के आधार पर, फॉर इंस्टेंस अगर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या जहां पर भी इस तरीके की बात हो रही है, या पंजाब और बिहार में ये बात हो रही है, तो क्या ये राज्य सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी, क्योंकि रिजर्वेशन गवर्नमेंट इसमें नहीं बचा है, तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे दबे कुचले शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिलेगा? कि क्या इस बात को सुनिश्चित करेगी वो कभी नहीं कहेगा। ना इस देश का सुप्रीम कोर्ट कहेगा, ना इस देश की सरकारें कहेगी।
क्योंकि उनको पता है कि ये डायरेक्ट सवाल है, ये रेडिकल सवाल है। तो क्या किया जाए, हमको वोट भी चाहिए और हमको पॉलिटिकली करेक्ट भी रहना है, तो फिर रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन लाओ, डिवाइड लाओ। क्योंकि अगर ये आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे तो एक तरीके से उनको फायदा है। और आखिरी बात अपनी कहूंगा कि रिजर्वेशन जो है, ये जो है एक सब डिवीजन है, जो वर्गीकरण है वो तो बहाना है, क्रीमी लेयर इनका असली निशाना है। ये क्रीमी लेयर लाके रिजर्वेशन को पूरे तरीके से खत्म करना चाहते हैं। और ये लास्ट ब्लो जो आया है सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ है कि वो ये चाहता है, एक दलित जज को आगे करते हुए, कि भाई आप क्रीमी लेयर के बारे में बात करो, और वो क्रीमी लेयर लाके एससी एसटी का रिजर्वेशन पूरी तरीके से खत्म किया जाए। ओबीसी का तो एक तरीके से खत्म कर ही दिया गया है। अगर आप डेटा देखते हो तो किस तरीके से ओबीसी को तो रिक्रूट ही नहीं किया जाता है, और अभी एससी एसटी को भी पूरी तरीके से रिजर्वेशन से बाहर किया जाए। तो मैं कहता हूँ सब डिवीजन केवल एक बहाना है, क्रीमी लेयर निशाना है, आरक्षण को खत्म करना एक बहुत बड़ा इनका निशान है। यस, थैंक यू। जी, आपने क्रीमी लेयर की बात करी और उसमें खास ओबीसी। एक तो फंडामेंटल सवाल ये रहेगा कि मतलब एससी एससी रिजर्वेशन में और साथ में ओबीसी रिजर्वेशन जो फिर बाद में आया, उसमें एक जो फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, मतलब क्या वो रिजर्वेशन वेलफेयर पॉलिसी पे था या और ये जैसे हमने रिप्रेजेंटेशन की बात की, इसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स है उसकी पूरी एक होमोजेनियस। यस, और क्या ओबीसी रिजर्वेशन भी उसी पॉलिटिक्स का नतीजा है या वो वेलफेयर स्कीम में था? और फिर उसमें खास जो क्रीमी लेयर की जो बात है, तो ओबीसी में हम देखते हैं क्रीमी लेयर बहुत पहले से क्रीमी लेयर का वो है, और उसमें एक बात समझ में भी आती है कि क्योंकि कुछ ओबीसी सोशली पॉलिटिकली हमेशा से एम्पावर रहे हैं, तो उनको क्रीमी लेयर में लेकिन क्या एक क्रीमी लेयर एससी कैटेगरी में भी आ गई है? क्या आपको लगता है कि एससी कैटेगरी में इतना अपलिफ्टमेंट हो गया, या जो आपने बोला फर्स्ट जनरेशनल जो जिनने रिजर्वेशन एनहेल किया, उन क्या वो अब इस लेवल पे आ गए हैं कि उनको हम क्रीमी लेयर बोल सकें? तो क्या इस पे आप कैसे इसको देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। आर्थिक आधार पे भी ये आदि, यदि आप शेड्यूल कास्ट का एक लार्जर सेक्शन का जो सर्वेज है शेड्यूल कास्ट के अलग अलग स्टेट के केंद्र सरकार के, उसको देखते हैं, तो शेड्यूल कास्ट का जो मेजोरिटी जो है वो अभी भी गरीबी में रह रहा है। तो आर्थिक लेवल पे भी शेड्यूल कास्ट में बहुत ही लेस देन 1% होगा, अगर आप पूरे इस पे देखोगे, जिसकी आर्थिक हालत सही है। तो लेस देन 1% को कंसिडर करते हुए आप कोई भी एक्ट या कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकते हो। आप मेजोरिटी को देखते देखते हुए बनाते हो। जैसे मैंने कहा कि जैसे आपने सवाल पूछा कि ओबीसी और एससी एसटी रिजर्वेशन में क्या फर्क है, तो यस, बुनियादी फर्क यही है कि जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है वो खास करके एक एक समझौते का एक नतीजा है, जो पूना पैक्ट के बाद में हमको नजर में आता है। तो क्योंकि राजनीतिक इसका समझौता था, इसीलिए भारत सरकार को इस बात की सुनिश्चित करना होगा कि हमारा जो ये शेड्यूल कास्ट खास करके शेड्यूल ट्राइब जो इनके साथ जो मॉडर्न स्टेट का समझौता है, वो केवल वेलफेयर का समझौता नहीं है। अगर वो वेलफेयर का समझौता है तो फिर आपको रिजर्वेशन को इस तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल और केवल उन कम्युनिटीज को जो है सीधा सीधा इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने की बात होगी। लेकिन क्योंकि उस एक भारत सरकार के साथ में एक राजनीतिक समझौता है, जिसमें यह कहा गया कि आप इनके राइट्स को खास करके राज्य के साथ में इनका जो जो रिश्ता है और इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप सुनिश्चित करोगे। ओबीसी के जिस तरीके से जो है वो बैकवर्डनेस, केवल केवल और एक बैकवर्डनेस के आधार पर ओबीसी रिजर्वेशन को रखा गया कि क्योंकि एक बड़ा सेक्शन है जो दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है, लेकिन वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, इसीलिए उनको जो है आरक्षण दिया जाए, राइट? या उनके पास रिसोर्सेस नहीं है उस तरीके से। तो तो लेकिन दलितों का आरक्षण, जो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण, केवल इस तर्ज पे नहीं है कि वो केवल और केवल जो है इकोनॉमिकली फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, इस तौर पे नहीं। वो इस तर्ज पे है कि उसका उसके भीतर जो है एक बड़ा सेक्शन, क्योंकि वो उसको जो है सदियों से इस बात की भी अनुमति नहीं थी कि वो जो है अपने पॉलिटिकल अधिकारों को सुनिश्चित कर सके, राइट? तो वो सुनिश्चित करने के लिए पुना पैक्ट, हम देखते हैं कि पुना पैक्ट के पहले, पुना पैक्ट के बाद में ये हुआ। इसलिए एससी एसटी की सीटों को रिजर्व किया जाता है पॉलिटिकली इलेक्शन में, बराबर, जो कि ओबीसी का हमको नेशनल लेवल पे नहीं दिखता है कि उनकी सीटों को रिजर्व किया जाता है, बराबर। तो क्योंकि वो पॉलिटिकल माइनॉरिटी, ओबीसी इज नॉट अ पॉलिटिकल माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट इज अ पॉलिटिकल माइनॉरिटी, राइट?
तो जब कोई पॉलिटिकल माइनॉरिटी की बात आती और इसी माइनॉरिटी के आधार पर हम देखते हैं जिन्ना और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और कांग्रेस है, इनके समझौते हुए, उसी तर्ज पे उसी इतिहास को दोहराते हुए हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा समझौता आपके साथ क्या था। हमारा समझौता था आपके साथ, भारत सरकार के साथ ये था, भारत स्टेट के साथ में, कि आप हमारे सेफगार्ड्स को सुरक्षित करोगे। हम पूछना चाहते हैं इस देश की जुडिशरी, पार्लियामेंट, इस देश के पॉलिटिकल पार्टीज और इस देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशन को, क्या ये समझौता आपने पूरा किया? आंकड़े कहते हैं कि आपने पूरा नहीं किया। और जुडिशरी ने सवाल उठाने चाहिए थे कि जो भारत स्टेट ने इस देश के शेड्यूल कास्ट के साथ में समझौता किया था कि आपको हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, आपको जो है हम लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशन में, क्या आपने वो समझौता पूरा किया? क्या आपने वो रिप्रेजेंटेशन फुलफिल किया? तो एक वो बुनियादी फर्क है शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के आरक्षण में। साथ ही साथ जो आपने, आपका दूसरा सवाल क्या था? ये क्रीमी जो क्रीमी लेयर की जो बात थी, क्योंकि ये क्रीमी लेयर का खुद कॉन्सेप्ट जस्टिस गवई ने दिया है, जो खुद हाँ एससी कम्युनिटी से आते हैं, तो उसमें क्या वो सही में क्रीमी लेयर स्टेब्लिश हो गई है, वो एक सवाल है। क्योंकि जैसे कि हमने बात की कि रिजर्वेशन की जो पूरी वो है, वो इकोनॉमिक नहीं है बल्कि सोशो पॉलिटिकल भी उसका एक बड़ा पार्ट है। बिल्कुल। तो वो क्या, वो इकोनॉमिक सोशो पॉलिटिकल तीनों लेवल पे वो एक कोई एक क्रीमी लेयर बन गई है एसटी कैटेगरी में। पहली बात तो जस्टिस गवई को इस बात को मेरे ख्याल से वो, या फिर तो उनकी वो समाज को समझते नहीं है, क्योंकि हालांकि वो शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं और उनके पिता एक नामचीन पॉलिटिकल लीडर रहे शेड्यूल कास्ट के। शेड्यूल कास्ट की राजनीति करके ही उनका पूरा परिवार आगे बढ़ा हुआ है ना। तो जनरेशनल जो बेनिफिट है, वो उसका एक परिणाम जस्टिस गवई है, जिनको एक जनरेशनल बेनिफिट मिला हुआ है। और अगर वो इस सवाल को अगर खड़ा करते हैं तो उनको मेरे ख्याल से समाज की कम समझ है, या फिर जानबूझ के वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि उनका भी एक राजनीतिक अगर परिप्रेक्ष्य में उनको भी अगर रखा जाए तो उनकी राजनीति किसके साथ है, किसके साथ उनका राजनीतिक एक कल दिखता है, इसको अगर जाने तो हमको भली भांति इस बात का परिचय होता है कि जिनके साथ उनका राजनीतिक आजकल जो है एक हमको दिखता है, एक परिचय है, वो वही लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट की राजनीति को भी खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं उनके पर्सनल इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके जजमेंट की इस पर जाऊंगा, और जो उन्होंने बात कही, तो क्या उनको इस बात, क्या जस्टिस गवई इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति, जो समझ लीजिए फॉर इंस्टेंस ही और शी इज इकोनॉमिकली रिच, एंड that particular individual from scheduled caste community can enter in in bureaucracy or in the university without taking reservation। क्योंकि केसेस ये कहते हैं कि आरक्षण जो है, जब शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट कोई चाहे वो इकोनॉमिकली फॉरवर्ड क्यों ना हो, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसके बहुत सारे एविडेंसेस है कि जस्टिस गवई को पढ़ने चाहिए। जहां तक क्रीमी लेयर की बात है, जस्टिस गवई कोई डेटा को साइट करे कि शेड्यूल कास्ट में कितने लोगों की संख्या क्रीमी लेयर के अंदर आती है, कितने उसके बाहर है। उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया कि शेड्यूल कास्ट के अंदर अगर आप क्रीमी लेयर की बात करें तो कौन है ये लोग जो आपको लग रहा है कि अमीर हो गए, कितना परसेंट है ये, इनका परसेंटेज क्या है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो डेटा अगर आप देखोगे, चाहे वो अभी अजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का एक डेटा शेड्यूल कास्ट के एम्प्लॉयमेंट पर आया, तो आप अगर उसको बहुत बारीकी से लेके एक अलग एंगल से देखोगे, तो कोई भी कम्युनिटी जो है, जैसे शेड्यूल कास्ट में एक पहली जनरेशन जो थी, जो जिन्होंने स्कूली शिक्षा जो उनकी सरकारी स्कूल में हुई और सरकारी स्कूल से शिक्षा लेके हुए, वो अलग अलग सरकारी नौकरियों में गए, पूरे नहीं, चुनिंदा लोग, क्योंकि आरक्षण को भी भरा नहीं गए। और जब वो सरकारी नौकरी में गए, तो आप ये देखते हो जो इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी है, वो शेड्यूल कास्ट के भीतर नहीं है, ना आदिवासियों के भीतर है। क्योंकि जो लार्जर इकोनॉमी है, जो स्ट्रक्चर है, वो इस बात की इस बात को सुनिश्चित नहीं करता है कि वो उस इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी को बरकरार रखेगा। जैसे कि मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ कि अभी आज की इस तारीख में अगर कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति क्लर्क है या बाबू हो या कोई पोजीशन पे है, उनका लड़का या लड़की जो है, वो उनकी जो मोबिलिटी है, इकोनॉमिकल मोबिलिटी है, अगर इस डेटा को या इस कोई एक्सपेरिमेंट को अगर करता है तो देखेगा कि वो जो मोबिलिटी वो नहीं है। जैसे अगर मेरे पास दुकान है और मैं बनिया हूं, तो मेरा बच्चा मेरे दुकान पे बैठेगा ही बैठेगा, इसकी सुनिश्चित ही है। लेकिन क्योंकि जी। आपने जो आरक्षण था, वो आरक्षण को क्योंकि आपने खत्म करके उसको प्राइवेटाइज कर दिया, और प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां है
वो भी जाति के आधार पर बांटी जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च कहता है। सुखदेव थोरात का जो एक स्टडी है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में सेम क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट को नौकरियां नहीं दी जाती, क्योंकि वहां पे ब्राह्मण बनिया अपकास्ट जो है वो ये दुनिया की स्टडी कहते हैं कि जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर और एनीवेयर यू डोंट गेट अ जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ योर मेरिट, बट ऑल्सो बिकॉज यू हैव अ नेटवर्क, social network, cultural network, which we call cultural capital and the social capital, right? तो जब ये तो इंट्रा जनरेशनल जो मोबिलिटी वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के भीतर नहीं है। तो इस और रिजर्वेशन का तो मकसद ही यही था कि एक क्रीमी खड़ा हो और वो अपने समाज को रिप्रेजेंट करते हुए राजनीति करे। और उसका परिणाम हमने देखा कि जब पहली जनरेशन शेड्यूल कास्ट की जो 70 के दशक में खास करके शेड्यूल कास्ट के लोग नौकरी में आने लगे, क्योंकि एक लंबा समय लगा आजादी के बाद में उनको कि वो रिजर्वेशन लेने के काबिल बने, क्योंकि क्योंकि स्कूली शिक्षा ही नहीं थी। जब स्कूली शिक्षा कुछ लोगों ने कंप्लीट की और वो भी सरकारी स्कूलों से, आज वो सरकारी स्कूल खत्म है। आज यदि मैं आपको पूछूं अपने गांव में यदि आप जाते हैं या अपने शहर में जाते हैं, आप क्या ये कह सकते हो कि कोई जो सरकारी स्कूल में एक स्टूडेंट जा रहा है जा रही है वो उसकी शिक्षा अच्छी हो रही है? क्योंकि जो सरकारी स्कूल थी उसको आपने कमजोर कर दिया और खत्म कर दिया, और पूरे स्कूली शिक्षा से लेके आपने जो है जो हायर एजुकेशन उसको प्राइवेटाइज कर दिया है। क्या आप मुझे बताइए कि क्या कोई गरीब शेड्यूल कास्ट जो है अपने बच्ची को पढ़ा पाएगा? और जो पढ़े लिखे हैं, अगर कोई क्लर्क है, बाबू है या आईएएस ऑफिसर भी है, कोई इंजीनियर है, वो अपने बच्ची को अगर पढ़ा पा रहा है और वो रिजर्वेशन लेने के काबिल हो रहे हैं, आप कह रहे हो कि आप काबिल नहीं हो, यू कैन नॉट अवेल द रिजर्वेशन। और जो बड़ा सेक्शन गरीबों का है वो तो स्कूली शिक्षा ही नहीं पूरा कर पा रहा है, तो वो आपके हायर एजुकेशन और नौकरियों में कैसे आएगा? वो तो आपका चीप लेबर बना बैठा हुआ है, वो चाइल्ड लेबर है, वो आपका अलग अलग जगहों पे काम कर रहा है, उसको उसकी मोबिलिटी के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। और जो बचा कुचा उसके पास था, सरकारी स्कूल थी, सरकारी इंस्टीट्यूशन थी, उसको भी आपने खत्म कर दिया। इन सारे तो जस्टिस गवई को इस देश का इकोनॉमी मेरे ख्याल से एक तो समझता नहीं है, या समझ के भी वो जानबूझ के जो है इस बात को कह रहे हैं, ये क्योंकि मुझे भी लगता है कि जुडिशरी में क्योंकि ज्यादातर अपर कास्ट ब्राह्मणों की संख्या है, तो एक प्रेशर जस्टिस गवई के ऊपर भी होगा अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए उन ब्राह्मणों को जिन्होंने उनको एक मौका दिया जुडिशरी में आने के लिए। तो मुझे ये सरासर लगता है, क्योंकि अगर वो कॉन्शियस होते इस देश के रियलिटी डेटा रिपोर्ट्स, इस देश के सरकार की रिपोर्ट के ऊपर भी अगर वो एक बार पढ़ लेते, तो वो क्रिमिनल के आर्गुमेंट को नहीं कहते। एक आईपीएस ऑफिसर राजस्थान के अंदर आज भी एक पुलिस वाला, मैं कहता हूँ अगर मैं पुलिस में हूँ राजस्थान में, तो मैं भी अपनी बारात जो है गांव से घोड़ी पर बैठ के नहीं निकाल सकता हूँ, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। क्या जस्टिस गवई इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि कोई अमीर दलित जो होगा वो ठीक है आरक्षण नहीं लेगा और उसको शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से आप बाहर निकाल दोगे? क्या आप उसके ऊपर कल एट्रोसिटी हुई तो क्या जस्टिस गवई जाके कह सकते हैं कि ये जो है कि इकोनॉमिक आधार पर हुआ कि उसके जाति के आधार पर? जस्टिस गवई की मैं खुद बात करता हूँ, वो दलित है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज है, वो इस देश के ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स है जहां पर उनको अनुमति नहीं होगी जाने की, जस्ट बिकॉज इज ए शेड्यूल कास्ट। ऐसे बहुत सारे टेम्पल है। हम ओपन चैलेंज करते हैं जस्टिस गवई को कि आप हमारे साथ चलिए और हम आपको कुछ मंदिरों में लेके जाते हैं जहां पर आप बताइए कि आपकी जाति ये है, और आप फिर पंडित को पूछिए कि आप क्या वो उस मंदिर में जा सकते कि नहीं जा सकते। तो so therefore this criminal argument is mostly the part of upper caste consciousness and upper caste anxiety, has always been like this, and they used it. And justice, and if it is coming from some scheduled caste judge, then they don't need to talk much, because that's why now upper caste are very quiet, because they know that they have done their job. Now the SCs will fight among themselves, and now, but tomorrow if we say that we want reservation in private sector, since there is no reservation left in the government sector, it is the same upper caste who is silent and enjoying now will come on the street and will burn and will even attack scheduled caste, scheduled tribe, just because we are demanding reservation in the private sector. Look at the arguments and the language of upper caste on social media, even their prominent faces. How do they talk about when we demand reservation in private sector? They almost become criminals. Their language is so criminal that they openly challenge you. They dare to do that, then we will show you. There are many arguments that they give on social media, that even the so-called verified handles from social media,
they even talk the same language. So therefore we know that this is completely to satisfy the upper caste collective consciousness, this particular judgment, and creamy layer is nothing but the part of upper caste anxiety. जो विद इन दी सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स जो लोग हैं, इनके बीच में जो डिवाइड है, हम इसको कैसे एड्रेस करेंगे? और दूसरा ये कि ये जो मार्जिनलाइज विद इन दी मार्जिनलाइज जिनको हम कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, ये इनके लिए फिर आप क्या प्रपोज करेंगे विद इन दी कम्युनिटी एंड टू द स्टेट? बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा भ्रम फैला हुआ है, इसका जवाब ये है कि जो कम्युनिटीज, आपको पता है कि जो जिनका रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरियों में नहीं है या शिक्षा में नहीं है शेड्यूल कास्ट के भीतर, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो कमजोर, सबसे बड़ा कमजोर तबका है इकोनॉमिकली शेड्यूल कास्ट के भीतर, वो वैसे भी आरक्षण नहीं ले पाएगा। उसका कारण ही है कि वो, आप शेड्यूल कास्ट का बड़ा सेक्शन स्कूल से बाहर है, क्योंकि और वो या फिर वो सरकारी स्कूल में जहाँ पे जा रहा है, आपका बच्चा जो है वो एजुकेशन लेके जो है, ही और शी इज नॉट एबल टू इवन गो फॉरवर्ड, बिकॉज सरकारी स्कूलों का शिक्षा, सरकारी स्कूलों को, सरकारी शिक्षा को खत्म कर दिया गया प्राइवेटाइजेशन की वजह से। और जो आर्थिक मजबूरियां है, जो इकोनॉमिकल जो बैकवर्डनेस है शेड्यूल कास्ट का, वो इतना ज्यादा है दैट देयर इंटायर लाइफ गोज इनटू जस्ट फॉर अ सर्वाइवल, फॉरगेट अबाउट aiming for a higher or bigger position or jobs. And therefore now the question is not about reservation, it's about the upliftment of this most marginalized, not just caste but also community as such, because economical marginalization of scheduled caste exists among all the castes, all the scheduled castes, right? Therefore we need a direct intervention. Without having the direct intervention, this subcategorization will be another chance for ruling upper caste parties to divide and to gain the old, cultivate the old bank. The way it happened in Punjab and Bihar, same thing will happen here in other states also, where these political parties will make sure that the one part of scheduled caste is with us, other who are opposing, we will corner them. This is what it will happen. If at all it is about welfare, अगर केवल वेलफेयर की बात है, तो शेड्यूल कास्ट ने सिंपल डिमांड करना चाहिए इस जजमेंट को पढ़ते हुए। पहली बात तो क्रीमी लेयर जो है वो कभी भी नहीं शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन में आएगा। इस बात को सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में खास करके इस बात को बोला जाए, इसका कोई बिल पास किया जाए कि क्रीमी लेयर जो है वो शेड्यूल कास्ट और SC/ST रिजर्वेशन में कभी नहीं आएगा। क्योंकि ये बात को हम लोग भूल रहे कि जब आपस में लड़ रहे हैं, ये क्रीमी लेयर को लागू कर देंगे, और जब क्रीमी लेयर को लागू कर देंगे तो कोई भी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के अलग अलग जातियां जो है और आरक्षण को अवेल नहीं कर पाएगी। जैसे मैंने कहा कि रिजर्वेशन इज नॉट अबाउट दैट आई एम कमिंग टू योर होम एंड टेलिंग यू दैट यू आर पुअर सो टेक दिस राइस बैक। नो, रिजर्वेशन इज अबाउट टू अवेल इट, and you can only avail it when you have the basic facility to avail it. And therefore there was earlier the promise of the government was this, that we will give representation, but simultaneously these government institutions will make sure that you get the basic facilities, for instance education. Now government has completely struck down these basic facilities, right? Now there is no education, no school. Every other school is a private school. If you want to get a good education, there is no economic institutions of scheduled caste which can make sure that they gain mobility economically. There is nothing like this. So therefore अभी जो हम लोग एक मैसेज दे सकते हैं शेड्यूल कास्ट के अलग अलग धड़ों को कि सब कैटेगराइजेशन एक बहाना है, क्रीमी लेयर निशाना है, आरक्षण को खत्म करना, आपकी इंडिपेंडेंट राजनीति या वॉइस को खत्म करना। ये मेरे ख्याल से हमको समझना चाहिए दैट दिस, और रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर का डिमांड करना चाहिए, क्योंकि आरक्षण बचा ही नहीं है सरकारी क्षेत्र में। जब आपका आरक्षण बचा ही नहीं है तो आप कहाँ पे आरक्षण लोगे? तो रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, ये मांग, डिमांड शेड्यूल कास्ट को करना चाहिए, और क्रीमी लेयर के खिलाफ हमको एकजुट होना चाहिए। बाकी जो सब डिवीजन की बात है, जैसे मैंने कहा, before subdivision या with subdivision, we need to demand that the direct targeted policy for the most marginalized among scheduled caste. For instance, वाल्मीकि कम्युनिटी के अपने इंस्टीट्यूशन हो, और वो इंस्टीट्यूशन आर्थिक इंस्टीट्यूशन हो,
वो इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, और एक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर उन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज में जो जिनकी हालत इकोनॉमिकली बहुत खस्ता है, उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो, ताकि वो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सके, क्योंकि शेड्यूल कास्ट में सबसे ज्यादा माइग्रेशन है, शेड्यूल ट्राइब में सबसे ज्यादा माइग्रेशन है, जो क्योंकि वो लैंडलेस लेबर है गाँव में। तो वो अपने 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए शहर में जाता है और शहर में दिहाड़ी करता है। क्या इस देश के सुप्रीम कोर्ट जज या जो इस देश के पार्लियामेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्या कोई ये लॉ पास करेंगे कि जो लैंडलेस लेबर है उनको जमीन हम देंगे? क्या आंध्र की सरकार, क्या तेलंगाना की सरकार, कर्नाटक की सरकार, तमिलनाडु की सरकार, यूपी की सरकार, बिहार की सरकार और अन्य राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये कह सकती है कि जो लैंडलेस लेबर दलित है उनको लैंड मिलेगी? ये सवाल वो, तो हमें ये सवाल पूछना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से इन द लास्ट। Yeah, yeah. Thank you, sir, very much for your valuable time. थैंक यू। वी होप कि ये जो आपने शुरू में कहा कि ये जो पनिशमेंट है हाँ, अपरकास्ट की तरफ से पॉलिटिक्स, जो जो अभी जो इलेक्शन रिजल्ट आया उसके, तो वी होप के और उभर के आएगी इससे बहुजन पॉलिटिक्स और एक बात वैल्यूबल मैं आखिरी स्टैंड। में कहना चाहूंगा कि ये जो डिफरेंसेस की राजनीति है, इसका हमने एक अनुभव देखा है, ये पॉलिटिकली करेक्टनेस में तो शामिल हो जाती है। हम सब पॉलिटिकली करेक्ट तो बन जाते हैं जब हम इस बात को कहते हैं कि सबसे जो नीचे पायदान पे है उसको हक मिलना चाहिए। हालांकि हक मिलता नहीं है, क्योंकि हक मिलना केवल बातों का नहीं है। हक मिलने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल और एक अमूल, एक रेवोल्यूशनरी बदल होना किसी भी समाज, किसी भी देश में बहुत जरूरी होता है, जो भारत में कभी हुआ नहीं। ना इस देश के सो कॉल्ड लिबरल्स ने किया, ना इस देश के कांग्रेस बीजेपी या अपने आप को जी कम्युनिस्ट कहने वाले लोगों ने किया। इसीलिए मुझे लगता है कि इस देश में शेड्यूल कास्ट हमेशा से एक पॉलिटिकल लेवल पे और सामाजिक लेवल पे एक माइनॉरिटी रहा हुआ है। और इस देश में मुस्लिम भी एक माइनॉरिटी है, जिसके ऊपर हम देखते हैं कि बहुत बार बार एक तरीके से प्रहार किया जाता है इस देश के सरकारों की तरफ से, साथ ही साथ इस देश के जो जो रूलिंग कास्ट है, अपर कास्ट है, उनके तरफ से। तो मुझे लगता है कि एक नई राजनीति जो पहले भी बार बार कोशिश की गई है, राजनीति कहने से बेहतर मैं कहूंगा कि सामाजिक लेवल पे और राजनीतिक लेवल पे भी इस देश में अभी ये वक्त आ गया है जहां पर इस देश का मुस्लिम और इस देश का शेड्यूल कास्ट साथ में बैठे एक ट्रस्ट को बिल्ड करे और एक नई मूवमेंट, एक नई राजनीति को जन्म दे, जिसको आप कुछ भी नाम देख सकते हो, लेकिन इस देश के 2 बड़े माइनॉरिटी जिनके आपस के डिफरेंसेस मिटा के, और ये जो सब डिवीजन वाला जो पॉलिटिक्स इस देश में हमेशा, चाहे मुसलमानों के भीतर भी जो बहुजन डिस्कोर्स के नाम पर होता है जाति का, मेरे ख्याल से जी उसको भी विराम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो राजनीति मुसलमानों को कहीं और लेके नहीं जा रही है। जहां पर, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जब आरक्षण बचा ही नहीं है, तो मुसलमानों के भीतर भी अगर जो कमजोर जातियां, उनको भी कोई आरक्षण मिल नहीं पा रहा है। तो इसीलिए मुस्लिम एज अ होल होमोजेनियस कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट एज अ होल होमोजेनियस कम्युनिटी, they both need to come together and form their new politics. With this note, I would like to thank you for giving me this opportunity, and I hope that in coming days, Dalits and the Muslim at national level will build a trust between them and will give birth to new politics and the new discourse. Thank you very much. Jai Bhim. जय भीम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। Thank you. Jai Bhim. Jai Bhim Abdullah. Bye.